नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पॉलिटी बेस्ड ऑन लक्ष्मीकांत। सो वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रियम्बल में वर्ड्स दिए गए हैं, एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अगला हमारा वर्ड है इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये लिखा हुआ है प्रियम्बल में। सो हमारा सोशल और पॉलिटिकल हो गया है, आज है इकोनॉमिक जस्टिस। सो इकोनॉमिक जस्टिस, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस यानी न्याय। न्याय किसमें? इकोनॉमिक फील्ड में न्याय करना। इसका मतलब है इनइक्वालिटी रिड्यूस करना। बहुत सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे देश में। हमारा देश वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी वाला कंट्री। तो अगर आप देखेंगे, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पे बिलियनियर्स की रिपोर्ट कि अरबपति लोग किस देश में सबसे ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका में सबसे ज्यादा होंगे, चाइना में होंगे। बट जब आती है रिपोर्ट की उसमें कितने सबसे ज्यादा रैपिडली अरबपति कहाँ ग्रो कर रहे हैं, बिलियनियर सबसे रैपिडली कहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो सबसे रैपिडली, सबसे फास्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में ग्रोथ हो रही है इंडिया में। लेकिन उसके बावजूद सारा का सारा जो नया वेल्थ क्रिएट हो रहा है वो कुछ ही लिमिटेड रिच फैमिलीज के अंदर घूम रहा है। और जो साल दर साल जीडीपी की ग्रोथ है या पर कैपिटा इनकम दिखता है, पर कैपिटा इनकम एवरेज बहुत अच्छा जा रहा है, बट हर किसी के पास वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। सो ऑक्सफैम बोल के एक इंस्टीट्यूट है, एक एनजीओ है बोल सकते हैं, जिसका एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। सो ऑक्सफैम ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट 2023 जनवरी में रिपोर्ट में था कि 5% ऑफ इंडियंस, 5% ऑफ इंडियंस ओन मोर देन 60% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। देश का 60%, अगर देश में 100 रुपए है तो उसमें 60 रुपए 5% लोगों के पास है। और जो बॉटम 50% है, नीचे के 50% है, वो सिर्फ 3% की वेल्थ में गुजारा करते हैं। सो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 50%, इंडिया की आधी पॉपुलेशन, इंडिया की 3%, 3% वेल्थ में जीती है। और जो ऊपर के 5% है, वो आधे से ज्यादा, 60% वेल्थ उनके पास है। इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। सो ये जो एक तरफ इस तरह की गरीबी और दूसरी तरफ ऑब्सीन वेल्थ, एक तरफ लोग खा के मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग बिना खा के मर रहे हैं। सो इसको हटाना है, बिकॉज ये टोटली इनजस्ट है, ये अन्याय है, इनजस्टिस है। इसको हटाना, उसी को कहेंगे इकोनॉमिक जस्टिस। सो ये करेंगे कैसे? हाउ विल वी अचीव इकोनॉमिक जस्टिस? बाई सोशलिज्म। सोशलिज्म कहाँ लिखा हुआ है भाई? हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। प्रियम्बल ने लिख दिया है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि और इंडिया के लीडर्स बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइड किया गया था कि हम इंडिया को सोशलिस्ट पैटर्न पे डेवलप करेंगे। सो सोशलिस्ट वर्ड वहां लिखा हुआ है। सोशलिज्म का मतलब क्या है? मैं, मेरा एक जो वीडियो है प्रियम्बल के डिफरेंट वर्ड्स के बारे में, उसमें जो सोशलिज्म का वीडियो है, सोशलिस्ट वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से आप देखिए। बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो शॉर्ट में अगर बोलना हो इस वीडियो के लिए तो मैं बताऊंगा कि सोशलिज्म तब कहेंगे जब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, ठीक है, सारे रिसोर्सेज, वो कुछ गिने चुने फैमिलीज या इंडिविजुअल्स के पास नहीं रहेंगे, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के गिने चुने अरबपति नहीं होंगे, बट रादर जितनी सारी वेल्थ और रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज लैंड, वेदर इट इज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक स्पेक्ट्रम, लाइक कोल, लाइक न्यूक्लियर पावर, वट एवर, या फैक्ट्रीज जहां प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारा का सारा होगा, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल करेगी, पूरी सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल करेगी कि देश में क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा। और वेल्थ का सारा कंट्रोल लोगों के पास होगा, आम जनता के पास होगा, सबके पास, नॉट जस्ट अ फ्यू गिने चुने इंडिविजुअल्स। इसे कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है। और सोशलिज्म के फादर है भाई कार्ल मार्क्स। थोड़ा यहाँ जानना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स ने जब सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया था, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन द हिस्ट्री। वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोगों, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है विश्व के इतिहास पे, उनमें एक है कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स ने जब सोशलिज्म की थ्योरी दी थी, तो उनके थ्योरी में था कि अभी जो कैपिटलिज्म है, जहाँ पे कुछ अमीर बंदे अमीर होते जा रहे हैं और सारी की सारी वेल्थ उनके पास है,
और दूसरे तरफ है प्रोलेटारियत जो बहुत ही पुअर हैं, जो फैक्ट्री लेबर हैं, जो फार्मर्स हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, फार्म सुसाइड कर रहे हैं, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। सो ये कैपिटलिज्म है सारे फसाद की जड़, सारे शोषण, सारे इनजस्टिस की जड़ है ये कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को खत्म करना है बाय सोशलिज्म, सोशलिज्म खत्म करेगा कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म रिप्लेस करेगा कैपिटलिज्म को। लेकिन कैसे? बाय अ ब्लडी रेवोल्यूशन, एक खून खराबे वाला रेवोल्यूशन होगा, क्रांति आएगी जहां पे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो हाथों में हथियार लेंगे और कैपिटलिस्ट का सब कुछ छीन लेंगे, और फिर सारा का सारा जो वेल्थ है वो आम जनता का हो जाएगा। ठीक है। सो ब्लडी रेवोल्यूशन, खून खराबे वाला रेवोल्यूशन। बट हम तो एक यार डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वी कैन नॉट प्रोमोट ब्लडी रेवोल्यूशन। सो हमारा जो सोशलिज्म है वो डिफरेंट है। हमारा सोशलिज्म इज नॉट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, आवर सोशलिज्म इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोशलिज्म तो आएगा और जो रिसोर्सेज हैं वो आम आदमी कंट्रोल करेगा, आम आदमी के लिए हमारे चुनी हुई जो सरकार है वो कंट्रोल करेगी। लेकिन रिवॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी नो खून खराबा। होगा ये कि इलेक्शन होंगे, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लोगों के द्वारा इलेक्टेड एक सरकार आएगी, और ये सरकार इनइक्वालिटी घटाएगी धीरे धीरे। सडन, अचानक से, झटके से एक रेवोल्यूशन नहीं होगा, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल जो चेंज होगा, इसी को कहते हैं फेबियन सोशलिज्म। इसमें मार काट नहीं होगा, खून खराबा नहीं, सो गांधीयन सोशलिज्म। और ये इलेक्टेड लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिकली, प्रजातांत्रिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, उसीलिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो हमारा सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक, गांधीयन एंड फेबियन, एंड नॉट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म मतलब जो चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अचीव करते हैं, इसको ग्रेजुअलिज्म भी कहते हैं, ग्रेजुअलिज्म। ठीक है। सो सरकार अचीव करेगी, बट सरकार ये करेगी कैसे? हाउ विल द गवर्नमेंट अचीव दिस, ये इनइक्वालिटी का रिडक्शन, ये जो असमानता है उसको कम करना, ये कैसे सरकार अचीव करेगी? बाय इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप लोग पढ़ेंगे, हमारा बहुत डिटेल्ड क्लासेस होंगी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां पे जो आर्टिकल्स हैं, सो डीपीएसपी के आर्टिकल्स बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हैं। उसमें जो मुद्दे, जो जो आर्टिकल्स इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक फील्ड में न्याय की बात करते हैं, वो आर्टिकल्स हम देखेंगे। हम सारे आर्टिकल्स में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट एक ओवरव्यू देख लेंगे आर्टिकल्स को, क्योंकि डीपीएसपी चैप्टर में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सो सरकार क्या करेगी? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार सोशलिज्म लाएगी, ताकि इनइक्वालिटी घटाई जा सके, और अन्याय कम किया जा सके, और इकोनॉमिक जस्टिस हो सके। और ये सरकार करेगी क्या? जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो डीपीएसपीज हैं, इनके थ्रू करेगी। सो कुछ डीपीएसपीज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 38 तो क्लियरली कहता है कि सोसाइटी में क्या चाहिए भाई? जस्टिस चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये लाइन एग्जैक्ट सेम प्रियम्बल में भी है। 38 का क्लॉज 2 कहता है सरकार का काम यह है कि मिनिमाइज करें इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करें। कैसे? जो इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, उसको एलिमिनेट करना है। इनइक्वालिटी, असमानता किसमें? स्टेटस में। कुछ लोगों का हाई स्टेटस, लो स्टेटस, ये सब खत्म करना है, कोई स्टेटस बोल के कुछ नहीं रहेगा, तो हमने टाइटल्स अबॉलिश कर दिए। ठीक है। फैसिलिटीज, किसी को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, इसको कम करना है। तो अमीर किसान के पास सब कुछ है, गरीब किसान को सरकार मुहैया कराएगी कम दामों में। अमीर स्टूडेंट के पास सब कुछ है, तो गरीब स्टूडेंट को सरकार मुहैया कराएगी थ्रू रिजर्वेशन। ठीक है। अमीर बच्चों के पास सब कुछ है, गरीबों के पास नहीं है, तो सरकार मुहैया कराएगी। कैसे? उनको मिड डे मील में पोषण वाला खाना देकर, उनको आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण वाला खाना देकर। ठीक है। अमीर के पास सारी फैसिलिटीज है, गरीब के पास नहीं है, तो सरकार मुहैया कराएगी फ्री एलपीजी सिलेंडर देकर, या कम दाम में एलपीजी सिलेंडर देकर। सो ये सब फैसिलिटीज में जो असमानता है उसको दूर करेंगे, स्टेटस में जो असमानता है उसको दूर करेंगे, अपॉर्चुनिटी, मौका, मौका हर किसी को मिलेगा। जो लोग आगे हैं वो मौका ले ले रहे हैं, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको सरकार रिजर्वेशन देकर आगे लाएगी, ताकि वो भी अपॉर्चुनिटीज और मौकों का फायदा उठा पाएं। एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, सबके लिए कोशिश कर रही सरकार की लाइवलीहुड का मौका सबको मिले, रोजी रोटी का, पेट भरने का।
ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कोल माइंस, वट माइंस है, मिनरल्स हैं, वट या स्पेक्ट्रम है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि पूरे कम्युनिटी का कॉमन गुड हो। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ हाथों में, कुछ गिने चुने किन्हीं हाथों में सारा वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर लगाम लगाना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो जैसा काम करेगा उसको वैसी आमदनी होगी, मिलेगी, ऐसा वेजेस मिलेगा। ठीक है। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, इट शुड नॉट बी अब्यूज्ड, वर्कर्स का जो शारीरिक अवस्था है उसको अब्यूज नहीं करना, उनसे दिन रात काम करा के पैसा नहीं देना। ठीक है, ये सब नहीं। हम देख रहे हैं कि ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। देखिए ज्यादातर प्रिंसिपल्स वर्कर्स के बारे में, किसानों के बारे में उस टाइप से, मतलब जो गरीब तबका है, स्पेशली वर्कर्स, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जहां वर्कर्स के बारे में बात हो रही है और वर्कर्स के बेनिफिट के बारे में, समझ जाइए कि दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म। बिकॉज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में कार्ल मार्क्स ने बोला था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जितने भी मजदूर हो देश दुनिया भर में, सब इकट्ठे हो जाओ। सोशलिज्म, सोशलिस्ट मजदूरों को केंद्र में रख के सारी पॉलिसीज बनाने की बात करती है। यहाँ देखिए मजदूरों के लिए ही ज्यादातर पॉलिसीज, ज्यादातर आर्टिकल्स हैं। राइट टू वर्क हर किसी को मिलना चाहिए। पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, उसको सरकार कुछ पेंशन या कुछ देके उसे असिस्ट करेगी। अगर बंदे के पास रोजगार नहीं है, अगर बंदा जब बूढ़ा हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, जब बीमार है या जब डिसेबल्ड हो गया है, तो सरकार को उसके लिए कुछ मुहैया कराना पड़ेगा, सम काइंड ऑफ सोशल सेफ्टी नेट। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहाँ पे जो लोग डिसेबल्ड हो गए हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, और जो लोग वर्किंग मेंबर, जिनके जिस घर के मारे गए हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए अलग अलग स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं। आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई टू फाइंड आउट द स्कीम्स फॉर द पीपल हु आर जिनके पास इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए क्या स्कीम्स हैं। ठीक है, वो आप खोज के निकालिए एज अ होमवर्क और नोट कर लीजिए। स्टेट का काम ये भी होगा कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, काम जहां पे करते हैं वहां के कंडीशंस ह्यूमेन होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, मतलब न्याय संगत होने चाहिए। दे शुड बी फेयर, दे शुड बी ह्यूमेन, इंसानियत वाले। ऐसा नहीं कि चाबुक से मार मार के काम कराया जा रहा है, या फिर इतनी गंदगी है कि आदमी वहां खड़ा होकर काम नहीं कर सके, टॉयलेट्स नहीं है, पंखे नहीं है, यू नो पीने का पानी नहीं है, वो सब नहीं होना चाहिए। एंड मटर्निटी रिलीफ, महिलाएं हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, कंसिडरेबल अमाउंट के लिए 6 महीने की छुट्टी मिलती है लगभग, जितने सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। मटर्निटी रिलीफ मिल, और ये 6 महीने की छुट्टी पेड लीव होती है, इट्स अ पेड लीव, उनको पैसे भी मिलते हैं इस 6 महीने की छुट्टी के लिए, इससे ज्यादा भी छुट्टी ले सकते हैं कहीं कहीं पे। बट द दुख की बात यह है कि दिस इज ओनली फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑफिशियल सेक्टर है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो आपके घर के बगल में कहीं अगर कोई इमारत बन रही है, वहां पे कोई महिला काम कर रही है, सर पे ईंट सीमेंट ढो रही है, या फिर खेत में जो महिला काम कर रही है, एग्रीकल्चरल लेबर, अनफॉर्चुनेटली उनको ये सब अभी तक नहीं मिलता है। सरकार का एम ये है कि ये हर किसी को मिले। लिविंग वेज दिलाना है लोगों को। लिविंग वेज का मतलब क्या है? वेज, आपको, आप काम कर रहे हो, उसके लिए आपको एक रोजाना का एक पैसा मिल जा रहा है, ठीक है, बट कितना है वो, क्या वो इनफ है, क्या वो सफिशियंट है? आप क्या उससे पेट भर पाएंगे? ठीक है, पेट तो भर जाएगा। क्या प्रॉपर खाना खा के पेट भरेंगे, या जस्ट नमक रोटी खाना पड़ेगा आपको? ठीक है, प्रॉपर खाना खा लेंगे। क्या सिर्फ खाना खाना ही जीवन में है और कुछ नहीं है? क्या आप अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद पाएंगे, स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे? ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। क्या आप बच्चों को कभी उनके साथ थोड़ा कहीं घूम लिए फिर लिए, उसके लिए क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? सो एक वेज और लिविंग वेज दोनों में फर्क है। वेज का मतलब जस्ट वेज मिल रही है आपको काम करने के लिए, आपको तनख्वाह मिल रही है। लिविंग वेज का मतलब है कि तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे आप एक डिसेंट लाइफ जी सके। आप एक, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आप एक डिसेंट लिविंग जी पाए, जहां पे आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं, मेडिकल व्यवस्थाएं, एडुकेशन, ये सब कर पा रहे हैं, और कुछ पैसे सेव भी कर पा रहे हैं फ्यूचर के लिए। इसको कहते हैं लिविंग वेज। सो इसके लिए वी हैव दिस नरेगा में जो यू नो जो एक मिनिमम वेज है,
उसके नीचे आप काम नहीं करा सकते। अगर आप उससे कम वेज किसी को दे रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो मैनेजमेंट है फैक्ट्रीज का या कंपनीज का मैनेजमेंट है, वहां वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बेसिकली यूनियन टाइप्स की वर्कर्स को भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, सिर्फ ऊपर में बैठे बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं, वर्कर्स को कुछ हवा ही नहीं है क्या चल रहा है फैक्ट्री के अंदर, वैसा नहीं होना चाहिए। अगेन यू कैन सी दिस इज अ प्रो वर्कर प्रो लेबरर मूव, सो दिस इज मोर ऑफ अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, हर कोई नहीं जा सकता है फोर्टिस में और अपोलो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल्स में, या इस तरह के महंगे महंगे लीलावती है ऐसा कुछ है मुंबई में जहाँ पे अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर भर्ती होते हैं। तो वैसे हॉस्पिटल्स में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो सरकार का काम होगा कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर सरकार कुछ खर्चा करे। कैसे? सरकार के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, सरकार के अस्पताल होने चाहिए जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी, जहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज है, अच्छा इलाज है, यूजिंग प्रॉपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। सो इस तरह से पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है बाय इन्वेस्टिंग इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड ऑल्सो बाय इन्वेस्टिंग इन थिंग्स लाइक आईसीडीएस, जहाँ पे बच्चों को पोषक खाना मिलता है, गरीबों के बच्चों को अंडे वंडे मिलेंगे प्री स्कूल के टाइम में। मिड डे मील जहाँ पे अगेन सरकारी स्कूल में जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें दिन के बीच में एक बार खाना मिलेगा। तमिलनाडु ने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया, आई थिंक क्लास 11-12 को भी कवर कर दिया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये सब डायरेक्शंस देते हैं सरकारों को, और सरकारों को ये करना है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसा क्यों नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या इंप्लीमेंट हो चुके हैं? नहीं हुए हैं। कुछ कुछ इंप्लीमेंट हुए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों है? वाई आर ऑल ऑफ देम नॉट इम्प्लीमेंटेड? और वाई इज इट लाइक कि सरकार को ये हिदायत दी गई है कि सरकार ये कोशिश करे, सरकार को करना ही पड़ेगा आज और अभी? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों कहा गया कि सरकार को कोशिश करना है कि आने वाले समय में ऐसा करे? इस तरह का क्यों बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को? व्हाई नॉट इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950? उस समय से लागू क्यों नहीं हुआ? आस्ते आस्ते लागू क्यों हो रहा है? इसको हम समझेंगे जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। एक क्विक रिफ्रेश करेंगे। आज था हमने जो देखा दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। हमने सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस पहले देख लिया है। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी को घटाना पड़ेगा। इनइक्वालिटी के बारे में हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात की। इनइक्वालिटी कैसे घटाई जाती है? बाय सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आते हैं कहाँ से भाई? प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि आवर कंट्री हैज टू बी अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, एंड सोशलिज्म का जो एक्चुअल ओरिजिन है कार्ल मार्क्स वाला मार्क्सिज्म, वहां पर लेकिन ब्लडी रेवोल्यूशन की बात की गई है। बट हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशन या मार्क आर्ट से सोशलिज्म नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक मीन से, थ्रू वोटेड गवर्नमेंट, बाय नॉन वायलेंस, गांधीयन, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे फेबियन सोशलिज्म, इसके थ्रू हम सोशलिज्म अचीव करेंगे। ठीक है, एंड गवर्नमेंट जब हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट कर देंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? इनइक्वालिटी घटाने के लिए सरकार एक एक करके डीपीएसपी को लागू करेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करेगी। ठीक है, और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए ही सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। आप नरेगा स्कीम देखिए, आप मिड डे मील स्कीम देखिए, आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम देखिए, फार्मर्स को जो असिस्टेंस मिलता है, राइतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना, या फिर यू नो जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, आयुष्मान भारत, आप कोई भी स्कीम ले लीजिए, all the schemes of the government, whether central government or state government, are for implementing DPSPs। सारी की सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही इंप्लीमेंट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही इंप्लीमेंट करने से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म होगी और इकोनॉमिक जस्टिस विल बी इस्टेब्लिश्ड इन भारत। ठीक है गाइस, सो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस। कीप वॉचिंग, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जैसे जैसे नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड मैं लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, डीपीएसपी एटसेट्रा। और उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको बाद में करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। हैव अ गुड डे, बाय बाय।